तो भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे को संसद में प्रस्तुत की है और आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को वे संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। दोस्तों, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट होगा जो वो आज संसद में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कल वो जो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश की है उसकी जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा आज मैं यहां पर करूंगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है। ये उनका पहला आर्थिक सर्वेक्षण है क्योंकि उनकी नियुक्ति हाल ही में इस पद पर की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण होते क्या है, सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। ज्यादातर घरों में, मध्य वर्गीय परिवारों में डायरी बनाई जाती है और उसमें पूरे वर्ष भर का खर्च का ब्यौरा लिखा जाता है। कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना हमने बचत किया, पूरा लेखा जोखा उसमें मौजूद रहता है। और साल के अंत में हम देखते हैं कि हमारा घर कैसे चला, कितनी आमदनी हुई, किन क्षेत्रों में हमने कितना व्यय किया, कितनी बचत कर सके, उसका पूरा आकलन करते हैं। इस आधार पर आगामी वर्ष के लिए हम ये तय करते हैं कि हमें कितना खर्च करना है, कितनी बचत करनी है, आदि आदि। ठीक इसी प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण किसी देश की अर्थव्यवस्था की पिछले वर्ष का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते वर्ष का पूरा हिसाब किताब और आगामी वर्ष के लिए सुझाव, चुनौतियों और समाधान का जिक्र होता है। सामान्यतः आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष जो 2022-23 है उसके लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया है, जो 2021-22 के 9.2% के ग्रोथ अनुमान से कम है। इस अनुमान पर आधारित है कि आगे महामारी से आर्थिक गतिविधियां पंगु ना हो और मानसून भी सामान्य हो। अगर मानसून धोखा दे जाती है या महामारी का प्रभाव पड़ता है तो जीडीपी घट सकती है। तो आइए प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया है। तो आज यूनिकॉर्न वर्ड को भी समझेंगे क्योंकि इस आर्थिक सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये क्या चीज है, इसे भी आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्रमुख तथ्य प्रस्तुत किए गए उस पर ध्यान देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, इसमें 3.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सेकेंडरी सेक्टर, उनमें 11.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र है, इसमें 8.2% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार भारत का कुल निर्यात वर्ष 2021-22 में महामारी से पहले के स्तर को पार करते हुए 16.5% से बढ़ने की उम्मीद लगाई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में आयात के कोरोना से पहले के स्तर को पार करते हुए 29.4% से बढ़ने की उम्मीद लगाई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है। भारत को 2021 में 44 यूनिकॉर्न मिले थे जो एक नया रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न है कि ये यूनिकॉर्न है क्या? दोस्तों, यूनिकॉर्न क्या है? आज इस शब्द की काफी चर्चा हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो यूनिकॉर्न $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली, वैल्यू वाली निजी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है। ये शब्द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और सामान्यतः $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाले निजी स्टार्टअप कंपनियों के लिए यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो ध्यान रहे कि इस शब्द यानी यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में एलिन ली ने की थी, जो खुद एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआई वर्तमान में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे रिटेल पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई के जरिए दिसंबर 2021 में 8.26 लाख करोड़ रुपए के 4.6 अरब ट्रांजैक्शन किए गए थे, जो काफी बड़ी रकम है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सरकार द्वारा सड़क बनाने पर सबसे ज्यादा 27% खर्च किया जा रहा है। इसके पश्चात रेलवे पर 25%, बिजली पर 15%, तेल और पाइपलाइन पर 8% तथा टेलीकॉम पर 6% सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है। ध्यान रहे 2021-22 में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण पर व्यय किए गए हैं वो है 27%। दोस्तों, एक तथ्य जो पहले बताई जा चुकी है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं उनके अनुसार 2022 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रह सकती है। यह 2021 के 9.2% के अनुमान की तुलना में कम है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में कोरोना से प्रभावित वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% थी। जी हां, -7.3% थी, यानी कोरोना की पहली लहर से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था अब रिकवरी मोड में आ चुकी है। वहीं कोरोना काल से पहले 2019 में देश की जीडीपी 6.5% थी। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आकलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर जीडीपी में ग्रोथ रेट दिखाई देती है तो अर्थव्यवस्था आगे की ओर निरंतर अग्रसर हो रही है, और अगर उसमें गिरावट दर्ज होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे की ओर जा रही है। इसलिए भारतीय संदर्भ में जीडीपी क्या है और जीडीपी का आकलन किस संस्था के द्वारा की जाती है, आइए उसे अच्छी तरह समझते हैं। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वर्ष में देश के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके कुल मूल्य को जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल और दूसरा वास्तविक। जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना मौजूदा कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मौजूदा साल में कीमतों में बदलाव संभव है। दूसरी ओर जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना किसी आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 को माना गया है। आधार वर्ष से ज्यादा उत्पादन हुआ तो जीडीपी बढ़ी है, अगर कम हुआ तो जीडीपी कम हुई है। दोस्तों, भारत में जीडीपी की गणना हर 3 महीने में होती है, यानी हर 3 महीने में देखा जाता है कि उत्पादन पिछली तिमाही से कितना कम या ज्यादा हुई है। 2015 तक जीडीपी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से मापी जाती थी, किंतु 2015 में इसमें पशुपालन, मछली पालन, बागवानी समेत कई सेक्टर जोड़ दिए गए हैं। भारत में जीडीपी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है तो ध्यान रहे भारत में इसका आकलन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत कार्य करती है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।